वेलकम बैक एट जेके मैथमेटिक्स पॉइंट बिजनौर। गाइस, जैसे कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि कल हम गेट 2025 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो बोर्ड पर आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। गेट 2025 के लीनियर अलजेब्रा के पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां एक सेट एस दे रहा है जो 2025 में, उसमें 3 टपल वेक्टर दिए हुए हैं जो आर क्यूब से हैं और किस टाइप से कि इन 3 टपल वेक्टर से अगर रो ये कॉलम वेक्टर से रो में मतलब कन्वर्ट करके एक मैट्रिक्स बना लिया जाए मल्टीप्लाई करके इस सबसे, तो 3x3 का मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है और साथ ही साथ ये 3 टपल वेक्टर ऐसे हैं इनका सबका नॉर्म 1 आ रहा है। जहां नॉर्म इसने डिफाइन किया हुआ है कुछ ऐसे, तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू है कि जो सेट S है उसके सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, बेसिकली S क्या है, ये 3 टपल वेक्टर, यानी कि 3 टपल वेक्टर भी स्पेस में पॉइंट होते हैं 3D स्पेस में। तो वो सेट S को हमें ये चेक करना है कि क्या वो सेट S कनेक्टेड है, यानी कि सेट S के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं। ये चेक करना है कि सेट S जो है क्या वो कॉम्पैक्ट है। तो पहले आप नॉर्म को पहचान लिया करो। नॉर्म जो है वो यूक्लिडियन नॉर्म है, स्टैंडर्ड नॉर्म है। तो ये अगर यूक्लिडियन नॉर्म है तो यूक्लिडियन नॉर्म में आप किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट चेक करने के लिए सिर्फ क्लोज्ड और बॉन्डेड चेक कर लिया करो। तो सबसे पहले इसने दिया है कि S के अंदर वे 3 टपल वेक्टर आएंगे जिसमें ये मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल बने, नॉर्म 1 बने। तो नॉर्म 1 जो है इससे समझते हैं हम लोग क्या दिया है इसने। नॉर्म 1 अगर इसने बोल दिया इसका मतलब नॉर्म का तो ये डेफिनेशन दिया है इसने, यूक्लिडियन नॉर्म। तो इसका मतलब ये हो गया दिस, स्क्वायर कर दो, इसका मतलब हो गया ये। और ये किसका इक्वेशन है, ये तो यूनिट स्क्वायर हो गया। आपने इक्वेशन पढ़ा होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये वाली इक्वेशन कंपेयर कर लो। तो यूनिट स्फीयर हो गया। यूनिट स्फीयर सेंटर क्या रहेगा इसका, अगर इसके सेंटर की भी बात करूं, हालांकि जरूरत नहीं है, और रेडियस 1 क्योंकि यूनिट है। तो ये कोई स्फीयर आ गया, यानी कि वे वेक्टर जिनका नॉर्म 1 होगा वो स्फीयर पर आने वाले पॉइंट्स होंगे। जैसे पोटैटो होता है ना हमारे पास, पोटैटो मतलब आलू, सपोज वो स्फीयर शेप में है आलू, हालांकि सारे आलू गोल नहीं होते इसलिए बोल रहा हूं। तो अगर पोटैटो या फिर वाटरमेलन, तरबूज की बात कर सकते हो, तरबूज मान लीजिएगा, तो तरबूज के ऊपर टिकारे टिकारे बना दीजिएगा। वो पॉइंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे बात कर रहे हैं कि जो स्फीयर है, स्फीयर पर जो सरफेस पर पॉइंट होंगे उन पॉइंट्स का कलेक्शन इस सेट में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सारे पॉइंट आएंगे। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो तो स्फीयर पर आने वाले सारे ही पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से इस कंडीशन से बनके क्या आ रही है, स्फीयर की इक्वेशन आ रही है। ये बेसिकली स्फीयर का इक्वेशन दे दिया। तो ऐसे W वो 3 टपल वेक्टर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो स्फीयर के सरफेस के पॉइंट होंगे, यानी कि पूरा का पूरा, जैसे वाटरमेलन ने ले लिया, तरबूज ले लिया, तरबूज के सरफेस वाले पॉइंट्स का कलेक्शन यहां पर बात कर रहा है। लेकिन क्या केवल यहां पर बात यानी क्या केवल इस कंडीशन के साथ सेट दिया था? नहीं, अभी एक कंडीशन और दिया है कि मैट्रिक्स बन रहा है वो डायगोनलाइजेबल है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि 3x1 का है, 1x3 का, तो 3x3 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम साइड में बना लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये जो मैट्रिक्स है अगर आप इसको बनाओगे तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है, W1 W2 W3 2 -3 टाइम्स ऑफ W1 -3 टाइम्स ऑफ W2 -3 टाइम्स ऑफ W3 2 टाइम्स ऑफ W1 2 टाइम्स ऑफ W2 2 टाइम्स ऑफ W3। ये जो मैट्रिक्स है अगर आप इसमें इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकालो, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त आपने इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 किया जाता है एक्लन फॉर्म में।
तो ये पूरी ही रो, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करोगे तो ये पूरी रो 0 हो जाएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे आप सबट्रैक्ट कर लीजिएगा तो ये पूरी ही रो 0 हो जाएगा। यानी कि क्या ऑपरेशन लगा दिया कि R2 रिप्लेस बाय R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ये जो मैट्रिक्स आया वो रैंक 1 का मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं A से कर लेता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां इस मैट्रिक्स में रैंक ऑफ A कितना है, 1 है। रैंक 1 है, इसका मतलब ये है सीधे तौर पर इसकी जो 2 आइगन वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। इसकी जो 2 आइगन वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। अब तीसरी कौन सी होगी? वो तीसरी आइगन वैल्यू ट्रेस की हेल्प से निकाल सकते हैं। ट्रेस की हेल्प से निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आइगन वैल्यूज का जो जोड़ है वो किसके बराबर होता है, वो ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस कितना है यहाँ पे, W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो λ3 कितना आ गया, सीधा सीधा यही आ गया। जिन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो इसका जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, वहां से आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं और आप पाओगे 2 रोज एलईडी हैं फर्स्ट पर, तो 2 आइगन वैल्यू 0 आएंगी और एक आइगन वैल्यू जो है वो ये निकल करके आएगी। जो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूले से भी इसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो। तो जब यहां पर इसकी 2 आइगन वैल्यू 0 आ जाएंगी, एक ये आ जाएगी। अब मुझे रैंक तो 1 पता है ना इस मैट्रिक्स, रैंक अगर 1 पता है तो मैं यहां पर नलिटी निकाल सकता हूं। नलिटी ऑफ ए वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम में से रैंक हटा देते हैं। कॉलम की संख्या कितनी है, 3, माइनस कितना कर दोगे, रैंक। इसको मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूं, ये a माइनस 0i लिखा जा सकता है, 3 रैंक ऑफ a माइनस 0i लिखा जा सकता है। तो gm ऑफ लैम्डा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, gm ऑफ लैम्डा होता है a माइनस n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i। बेसिकली ये नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा i होता है। किसी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वो इतना होता है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये बेसिकली वही तो है। तो ये क्या आ गया, gm ऑफ आइगन वैल्यू 0 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0। gm ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 कितना बन रहा है, 3 में से कितना घटाना है, यहाँ पे रैंक घटाना है। रैंक कितना था इसका, रैंक था अभी 1 था, तो इसको -1 करेंगे। तो मुझे ये समझ आया कि जो आइगन वैल्यू 0 है वो gm कितना रख रहा है, 2, यानी कि gm ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 उसका 2 है, मतलब 2 है। तो किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब कहा करते थे, तो डायगोनलाइजेबल का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मैट्रिक्स में हर आइगन वैल्यूज के लिए यानी फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा am ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू gm ऑफ लैम्डा हो जाए तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है। अब यहां पर मैंने 0 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी gm निकाल दिया, वो कितना आया है, 2। अब gm अगर 2 आया है तो am कितना हो जाएगा, यहां पर am देखो डिपेंड करेगा आइगन वैल्यू कितनी है, 0। नंबर ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो 0 कितनी है, तो 1 और 2 का तो जिंदा पता हमें कि 2 आइगन वैल्यू तो 0 है। तो कोई आइगन वैल्यू कितनी बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट के तौर पर रिपीट होती है, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि am होती है। और जो gm होता है ये नंबर ऑफ li आइगन वेक्टर बता रहा होता है उस आइगन वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग, जिसको निकालने के लिए ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो यहां पर अगर मैं gm की बात करूं तो gm तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के क्रॉसपोंडिंग फिक्स्ड है कि कितना है, 2 आएगा। अब देखना यह है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा सीधे सीधे तो दिखाई दे रहा है 2 होगा, 2 बार आ रहा है थ्री जीरो, लेकिन दिक्कत ये है, इसमें समझने वाली बात ये है कि जो W1 और W2 W3 हैं ये तो थ्री टपल वेक्टर के कंपोनेंट थे। अब कंपोनेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि ये कैलकुलेशन करके भी जीरो आ सकता है। फॉर एग्जांपल W1 की वैल्यू 3 रख दिया जाए, W2 की वैल्यू 1 रख दिया जाए और यहां पर ये 0 रख लो, तो ये 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस कि जीरो आइगन वैल्यू केवल यहां इन दो से नहीं, इससे भी मिल सकती है। अब हम अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर सपोज W1 W2 W3 ऐसे थ्री टपल वेक्टर चूज करते हैं जिसमें ये क्वांटिटी भी जीरो हो जाए, तो लैम्डा जो आइगन वैल्यू होंगी इस मैट्रिक्स की तीनों ही आइगन वैल्यू जीरो हो जाएंगी। और जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों ही जीरो हो जाएंगी तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 0 की वो कितना आ रखी है हमारे पास 2। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स को अगर हमें डायगोनलाइजेबल चेक करना है तो हमें तो एम और जीएम बराबर बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ये काश 2 हो जाए तो एम और जीएम बराबर हो जाएंगे, और ऐसा तब हो पाएगा जब ये तीसरे वाली आइगन वैल्यू 0 ना हो। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में अगर इस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स चाहते हैं तो ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स तभी होगा जब यहां पर जो तीसरी आइगन वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि अगर तीसरी भी 0 हो जाएगी तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी और जबकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं बचेगा। तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो ऐसे थ्री टपल वेक्टर चूज करने के लिए हमें तीसरा वाला जो यहां जो आइगन वैल्यू है उसको नॉन जीरो लेना पड़ेगा। तो अब देखिए आप एम और जीएम बराबर हो गया। अब चूंकि ये आइगन वैल्यू कितनी बार आ रखी, 1, तो जीएम भी कितना हो जाएगा 1 और एम भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी आइगन वैल्यू का जो जीएम है वो 1 से ज्यादा तो हो सकता है या 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक रूल भी होता है कि जीएम कैन नॉट एक्सीड एम बट जीएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो उससे हम कह सकते हैं कि जब ये 1 है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 रहेगा और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 रहेगा। तो यहां हर आइगन वैल्यू का, चाहे मैं अगर 0 की बात करूं, अगर मैंने इसको नॉन जीरो ले लिया है तो जीएम कितना बन रहा है 0 का, वो भी 2 है, और एम कितना बन रहा है यहां से 2 बार आइगन वैल्यू और 2 है। तो जीएम यहां से एम यहां से, तो जितनी बार आइगन वैल्यू रिपीट होती है एज ए रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो बोला जाता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और अगर हम इस फार्मूले से ये कैलकुलेशन कर लेते हैं n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा, यानी कि बेसिकली नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा निकाल लें तो वो क्या हो जाता है gm ऑफ लैम्डा हो जाता है। तो यहाँ पर नलिटी हमने देखा 2 आ रहा है, वो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए gm होगा, और gm जब 2 है am भी 2 हो जाए तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, और वो 2 तब होगा am जब यहाँ पर इस तीसरी वाली आइगन वैल्यू को नॉट इक्वल टू 0 लिया जाएगा। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। इसका मतलब क्या है, इस सारे सिनेरियो के बाद हमें क्या समझ आता है कि इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो तीसरे वाली आइगन वैल्यूज है यानी कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम नॉट इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या, ऐसा हुआ तो फिर क्या, ऐसा हुआ तो ये जो सेट है ये सेट मैं एक अनदर फॉर्मेट में डिफाइन कर सकता हूं। इसके अंदर वे थ्री टपल वेक्टर आ जाएंगे W1 W2 W3 जिनमें ये ट्रेस जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी कि W1 माइनस 3 W2 प्लस 2 W3 is not equals to 0, और साथ ही साथ उसका, क्योंकि इसके डायगोनलाइजेबल होने का मतलब क्या है, ट्रेस का नॉन जीरो होना। ये कंडीशन कैसे बन के आई, ये एम और जीएम के आधार पर बन के आई, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के आधार पर बन के आई कि अगर तीसरे वाली आइगन वैल्यू भी 0 हो जाती है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी 0 की, और जबकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहां पर 2 बनी रही है, तो इसका मतलब वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो अगर हम तीसरे वाली नॉन जीरो आइगन वैल्यू लेते हैं तो एम भी 2 और जीएम भी 2, और जो अब एम और जीएम अगर बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, तो वहां से हमारे पास कंडीशन बन के आई है, और W का जो नॉर्म है वो कितना रहेगा 1। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से पॉइंट होंगे, कौन से
स्फीयर के, मैंने पहले ही चर्चा की है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से पॉइंट होंगे, स्फीयर के। अब ये बेसिकली क्या है, इसको अगर ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, तो ये एक प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d जैसा इक्वेशन सा नजर आ रहा है। बस आगे की क्वांटिटी 0 ले लेते हैं, तो ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास होने वाला ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें अगर मैं इसको नॉट इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट्स लेने होंगे x y z जो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हटाने पड़ेंगे, यानी कि प्लेन को हटाना पड़ेगा। तो प्लेन बेसिकली जानते हो आप, यहां पर ओरिजिन कौन होगा, 0 0 यहां होगा। तो हमने क्या करना है, ऐसे 3 टपल पॉइंट नहीं लेने हैं इस स्फीयर पर जो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जो इक्वेशन इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे वाले नहीं लेने हैं हमें। कौन से वाले लेने, ऐसे वाले लेने हैं, यानी कि जो सेटिस्फाई ना करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्फीयर है, राउंड स्फीयर समझिएगा, उस स्फीयर के वो पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे आपने, वो काट करके, जैसे आप तरबूज लीजिएगा, तरबूज को बीच से काट दीजिएगा कहीं से जहां ये प्लेन बन रहा हो, और वो प्लेन का ये कटा हुआ पोर्शन निकल जाएगा, और जब ये कटा हुआ पोर्शन निकल जाएगा तो कुछ ऐसा सा ये बन के आएगा, ठीक है। तो ऐसे सेट जो होगा वो वे पॉइंट्स होंगे जो स्फीयर पर, ये सरफेस पर ऊपर लाई कर रहे होंगे और नीचे लाई कर रहे होंगे। ध्यान रखना, ये जो बाउंड्री है ऊपर की साइड भी नहीं रहेगी और ये बाउंड्री नीचे की साइड भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो प्लेन है वो काट के हमने निकाल दिए। ये वाले पॉइंट्स जो इसको 0 कर देंगे वो वाले यहां से हटा देंगे हैं, वो लेंगे जो नॉन 0 देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, अब ये सेट ये और ये पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया। अब आप अगर थोड़ा भी दिमाग रखते हैं तो इस पिक्चर को देख करके बताएं, क्या ये पिक्चर कनेक्टेड है, क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, इनका इनसे कोई नाता है, यहां कोई पाथ बन जाएगा क्या ये जुड़े हुए हैं क्या? ये वाले पॉइंट्स आपस में सारे कनेक्टेड हैं, ये वाले पॉइंट्स आपस में सारे कनेक्टेड हैं। लेकिन ये पूरा सेट एस है, तो एस के क्या सारे ही पॉइंट आपस में कनेक्टेड है? नहीं, कंपोनेंट वाइज तो कनेक्टेड है एस, पूरा एस कनेक्टेड नहीं है। इसके 2 कनेक्टेड कंपोनेंट तो मिल जा रहे हैं, लेकिन एस कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहां वाले पॉइंट्स का यहां वाले पॉइंट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब एस कनेक्टेड है क्या? नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। फिर ये कह रहा है यहां पर एस कनेक्टेड है क्या? नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन बचे। तो हमने कहा किसी सेट को अगर हम यूक्लिडियन स्पेस में चेक कर रहे हैं, चाहे वो 1D हो, 2D हो, 3D हो, एनी हो, अगर यहां यूक्लिडियन स्पेस यानी कि ऐसा स्पेस जहां पर नॉर्म जो डिफाइन कर रखी हो, स्टैंडर्ड यूक्लिडियन नॉर्म डिफाइन कर रखी हो, अगर यहां 10 डायमेंशन भी आ जाते, 10,000 भी आ जाते, तरीका एक ही है, क्लोज्ड और बाउंडेड चेक कर लीजिएगा। अगर कोई जनरल स्पेस है, जनरल स्पेस में कॉम्पैक्ट को चेक करने का एक अनदर डेफिनेशन भी होता है कि अगर किसी सेट का हर ओपन कवर फाइनाइट सब कवर रखे, ओपन कवर फाइनाइट सब कवर रखे, तो सेट क्या हो जाता है? कॉम्पैक्ट हो जाता है। बट यहां पर हम पर्टिकुलर जो इसका अलग एक केस है कि यूक्लिडियन स्पेस में अगर वो क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड और बाउंडेड हो जाएगा। इससे भी सोच सकते हैं जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस में जो डेफिनेशन होती है वो क्लोज्ड और बाउंडेड वाली नहीं होती। वो डेफिनेशन वहां पर ये होती है कि अगर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जा रहा है तो सेट कॉम्पैक्ट हो जाता है। अभी फिलहाल क्या है, ये तो यूक्लिडियन स्पेस है। तो मुझे आप बताएं क्या ये सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है? अब चूंकि स्फीयर है और वो भी 1 रेडियस का, यानी कि यूनिट रेडियस का एक स्फीयर, उसमें से बीच में से काट करके एक प्लेन, ये समझ लीजिएगा एप्पल है, एप्पल में से बीच में से जहां से चाकू से काटोगे उसको थोड़ा सा आपने एक लेयर निकाल दी, पतली सी काट करके, समझ तो पा रहे ना, एक लेयर निकाल दी, तो वो डिस्कनेक्टेड तो हो जाएगा, क्योंकि एक पीस ऊपर और एक पीस नीचे बचेगा, वो डिस्कनेक्टेड तो हो जाएगा। बट वहां पर ये चेक करिएगा क्या वो सेट क्लोज्ड बॉन्डेड है। तो बॉन्डेड के लिए तो आप ये देखिएगा वो जो पॉइंट्स हैं नीचे वाले पोर्शन पर, ऊपर वाले पोर्शन पर, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स, ये एक बॉन्डेड सेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि नॉर्म इन्फिनिटी आ जाए,
ऐसा नहीं होगा, सारे पॉइंट जो है ऐसे होंगे जिनकी नॉर्म फाइनाइट आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये यूनिट स्फीयर पर आने वाले पॉइंट्स हैं, तो बाउंडेड तो सेट है, हालांकि सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि स्फीयर के सरफेस पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली पॉइंट्स होंगे। तो ये बाउंडेड तो होगा क्योंकि स्फीयर के ही सरफेस के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट के लिए तो हमें दोनों बातें चाहिए थी, क्लोज्ड और बाउंडेड। अब ये क्लोज्ड क्यों नहीं होगा साहब, क्योंकि आपने यहां से ये वाली जो बाउंड्री है वो काट करके निकाल दिए। कहां निकाली है, ये रही इक्वेशन। आप खुद कह रहे हो कि यहां जो प्लेन होगा ना, वो जो प्लेन है वो नहीं लेना, वो हटा देना है, वहां प्लेन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट नहीं लेने हैं। तो ये बाउंड्री, ये प्लेन ना तो ऊपर वाले के साथ है ना नीचे वाले के साथ है, इसका मतलब इसमें भी बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री नहीं है और इसमें भी ये वाली बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब इसके जो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं, जब इस सेट के लिमिट पॉइंट बात करोगे तो ये प्लेन वाले भी हो जाएंगे, वो यहाँ पर है ही नहीं। जब सेट में लिमिट पॉइंट बिलोंग ही नहीं कर रहे, या ऐसे मतलब सेट में बाउंड्री ही नहीं है, तो क्लोज्ड कैसे? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप एक सपोज मकान बना रहे हो, अपना कमरा बना रहे हो, हासी एक दीवार तोड़ दो तो कमरा क्लोज रहेगा क्या? तो एक दीवार तोड़ दो, कमरा क्लोज रहेगा क्या? वो तो बरामदा टाइप से हो गया, खुला हो गया यहां से। तो ऐसा देसी हिसाब में सोच सकते हैं आप, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे जो बात चल रही है कि ये प्लेन निकाल देना। जब ये प्लेन निकल गया तो ऊपर वाली बाउंड्री थी हमारे पास, बट ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये डॉटेड बाउंड्री जो मैंने दिखाई है, ये बाउंड्री नहीं है, और यहाँ पे ये वाली बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इसका वो बेसिकली जो बीच से प्लेन निकाला वो दोनों की बाउंड्री था। तो अब जब ये बाउंड्री नहीं है, इसका मतलब ये जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं है, और जब ये सेट क्लोज्ड नहीं है, बाउंडेड तो है, क्लोज्ड नहीं है, तो क्या है, कॉम्पैक्ट हो सकता है। हमने पढ़ा था कि यूक्लिडियन स्पेस में कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों का होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, ये सेट कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट है, गलत। बी ऑप्शन इसका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो सेक्शन में मुझे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आज हमें होल डे 2025 के पेपर का एनालिसिस करना है। तो जैसे कि मॉर्निंग टाइम हो रहा है अभी, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।